हिना साहब देखिए एक फैक्टर तो वहाँ बन गई हैं, और इसमें हुआ ये है कि जो भाजपा के नाराज़ लोग हैं, जो जदयू के नाराज़ लोग हैं, और जो इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं, राजद के जो नाराज़ लोग हैं, वो सब हिना साहब के साथ खड़े हो गए हैं। राजद के एक जो विधायक हैं, उनके पुत्र हिना साहब के साथ घूम रहे हैं, हरिशंकर यादव पूर्व सांसद अजय सिंह के भाई भी साथ में घूम रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं जो कभी राजद के बहुत मजबूत सिपाही हुआ करते थे, और हिना साहब ने भी वहाँ नया अवतार धारण कर लिया है। अब चुंदरी ओढ़ के नामांकन करने पहुंचे, बिल्कुल हिंदू रूप में वो चुनाव प्रचार कर रही हैं वहाँ। जदयू में भी बहुत नाराज़गी है कैंडिडेट को लेके, क्योंकि रमेश सिंह कुशवाहा जिनकी पत्नी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो एक समय में माले के बहुत सक्रिय कैडर थे, वहाँ मजबूत सिपाही थे, और उन पर हत्या के दर्जनों केस अभी चल रहे हैं और लोगों को वो पच नहीं रहे हैं। तो इसलिए जदयू में विद्रोह है कि भाई पार्टी में आपको कार्यकर्ता नहीं मिला कि बाहर से आए हुए और वो भी ऐसे नक्सली को आपने दे दिया टिकट। भाजपा को ये तकलीफ है कार्यकर्ताओं को कि ये सीट हमारी सीट है, क्यों उसको दे दी जा रही है जदयू को। तो वो भी कुछ निष्क्रिय हो गए, कुछ हिना साहब के साथ हो गए। तो और राजद तो पिछड़ी गई है, राजद का तो वहाँ कोई जिक्र ही नहीं। हालांकि तेजस्वी आज गए हैं तो हो सकता है कि कुछ स्थिति में सुधार हो। सरकार में होने का यही सब फायदा है कि जैसे अनंत सिंह को बाहर लिया, अपने नेताओं को जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल किया, वैसे बूथ अपने हिसाब से अरेंज कर दिया, अपने अफसरों को मनचाहे जगह पर पोस्टिंग करा दिया, जेल से निकाल दिया। तो वो उसी खेल का सहारा नीतीश कुमार भी ले रहे हैं यहाँ ललन सिंह के कहने पर। एक समय था कि अनंत सिंह और ललन सिंह में 36 का रिश्ता था, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर हमेशा बिल्कुल। मगर अब दोनों एक हो गए हैं। हालांकि वहाँ इनकार कर रही है एनडीए इससे कि जातीय ध्रुवीकरण नहीं होगा, मगर अनंत सिंह का जो तेवर है और अशोक महतो या उनकी पत्नी का जो बैकग्राउंड है, तो उससे ये तय है कि वहाँ जातीय ध्रुवीकरण होगा, आगरा पिछड़ा की लड़ाई होगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कल होना है, यानी कि 7 मई को, और पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी कर ली गई है। लेकिन बिहार के 5 लोकसभा सीट में क्या कुछ समीकरण है, आपको हम खबरों के पीछे में लगातार अपडेट करते रहते हैं और बताते हैं बिहार की सियासत में हलचल कैसी है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। तो आज जो खबरें हैं लोकसभा चुनाव से, सबसे पहले कि जिस तरीके से बिहार में 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, टक्कर आमने सामने की, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी। हालांकि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले भी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी चुनावी प्रचार में नेताओं के बयान लगातार तीखे हो जा रहे हैं। लगातार बयानबाजी में शब्द या फिर कहें कि मर्यादाएं पार की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हो या फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी हैं। तो तीसरे चरण के लिए मतदान कल होना है, आमने सामने की टक्कर है। हाँ बिल्कुल, आमने सामने की टक्कर है, और 5 सीटों पर चुनाव होना है। 5 सीट में हैं अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, झंझारपुर और सुपौल। तो इसमें 3 सीट जो है वो जदयू के पास है, वहाँ से सिटिंग सांसद हैं जदयू के। 1 सीट पर भाजपा के सांसद हैं अररिया से, और 1 सीट जो खगड़िया की सीट है वहाँ से लोजपा के सांसद हैं महबूब अली खान, महबूब अली कैसर। हाँ, तो ये तो वो अब चले गए राजद में, वहाँ से जदयू लोजपा ने नया उम्मीदवार अपना दिया खगड़िया से, राजेश वर्मा चुनावी में, राजेश वर्मा। तो ये और ये जो है इन 5 सीटों पर मज़ेदार बात यह है कि पिछले चुनाव में जो एनडीए ने जीत दर्ज की थी, तो उसमें सभी को 50% से अधिक वोट मिले थे, यानी आधे से ज़्यादा वोट पा करके विजयी रहे थे। अररिया में भाजपा को मिले थे 52% से अधिक वोट, मधेपुरा में जदयू को मिला था 54% से अधिक वोट, खगड़िया में लोजपा को मिला था 52% से अधिक वोट, झंझारपुर में जदयू को मिला था 56% से अधिक वोट। ये सबसे ज़्यादा वोट जो है ये जदयू का था झंझारपुर, और सुपौल में 53% से अधिक वोट मिला था। इसमें खगड़िया में मुकेश सहनी भी पिछला चुनाव लड़े थे, बिल्कुल। हाँ, वो वीआईपी पार्टी से
तो उनको 27% के करीब वोट आए थे और वो हार गए थे चुनाव। और अररिया में राजद से जो उम्मीदवार थे उन्होंने सर्वाधिक वोट लाया था, 41% से अधिक, वो सरफराज आलम थे। तस्लीमुद्दीन के हाँ, और सरफराज आलम के छोटे भाई इस बार अररिया से राजद के उम्मीदवार हैं। तो ये दिलचस्प लड़ाई हो गई अररिया की। और भाजपा के जो हैं वो 2 बार से वहाँ से प्रदीप सिंह सांसद हैं, ये तीसरी बार संसद में जाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब ऐसे में वहाँ संघर्ष रोचक हो गया है, क्योंकि बड़े भाई हार गए, वो मैदान से किनारे कर दिए गए, और फिर छोटे भाई शाहनवाज आलम को वहाँ से टिकट दिया गया है राजद की ओर से। तो ये तो हो गया। और कुल 54 उम्मीदवार हैं मैदान में इन चारों 5 सीटों पर। हाँ, 5 सीटों पर जो है तीसरे चरण में। और सुपौल की सीट भी दिलचस्प है, क्योंकि सुपौल से कांग्रेस की रंजीता रंजन वो चुनाव हार गई थी और उन्हें 29% के करीब वोट आए थे। रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं, जो पूर्णिया से इस बार चुनावी मैदान में है और मजबूत स्थिति में है, जीतने की उनकी संभावना जताई जा रही है। तो वो हार गई, मगर फिर बाद में पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। और सबसे रोचक जो लड़ाई है कल के चुनाव में वो है झंझारपुर की। झंझारपुर में जदयू के सिटिंग सांसद हैं रामप्रीत जी, और वो वहाँ से वीआईपी ने को वो सीट गई है महागठबंधन से। तो वीआईपी से सुमन महासेठ वहाँ से उम्मीदवार हैं, और वो भाजपा के नेता थे। तो कल उनको पार्टी ने निलंबित किया है कल, अब तक वो भाजपा में ही थे। और वहाँ गुलाब यादव जो पिछला चुनाव हारे थे राजद से, वो बसपा के टिकट से इस बार फिर मैदान में हैं। तो वो एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, और पिछली बार उन्हें 26% से अधिक वोट मिले थे वहाँ। तो पहले राजद ने उन्हें आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि टिकट मिलेगा, आप तैयारी कीजिए क्षेत्र में। तैयारी कर रहे थे, और पूरा रोड शो और जनसंपर्क सभाएँ, नुक्कड़ सभाएँ वो सब कर रहे थे। मगर अंत में वहाँ वीआईपी के कैंडिडेट आ गए, तो वो बसपा से अब उम्मीदवार हो गए हैं। तो वहाँ ट्रायंगल फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है वहाँ, जदयू, राजद और बसपा। बसपा इसलिए मजबूत हो गई कि गुलाब यादव उसके उम्मीदवार हैं। तो ये दिलचस्प चुनाव है 2 जगह पे, एक अररिया, एक झंझारपुर का। और सुपौल में देखिए सीधा मुकाबला है, सुपौल और मधेपुरा में। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, जदयू वर्सेस राजद। और अररिया में भाजपा वर्सेस राजद, सीधा मुकाबला यहाँ भी है। देखिए खगड़िया का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, वो इसलिए कि बिहार में वो इकलौती सीट है जहाँ से सीपीएम चुनाव लड़ रही है। तो वाम दलों का खाता बिहार से लोकसभा में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये खगड़िया में तय होना है। वहाँ से संजय कुमार हैं सीपीएम के उम्मीदवार, और लोजपा से यानी एनडीए से हैं राजेश वर्मा। तो इन दोनों के बीच मुकाबला होना। तो ये हो गया कहाँ से कौन है, किसकी क्या स्थिति है वो। इसमें जदयू 3 जगह है, एक जगह लोजपा है और एक जगह भाजपा है। तो अब तक जो स्थिति दिख रही है उसमें एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है, और वो लीडिंग पोजीशन में है। अब अंत समय में कुछ उलटफेर हो जाए, चुनाव का समय है, क्षण क्षण में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसमें कुछ परिणाम उलटफेर हो जाए तो वो अलग बात है। मगर अभी तक वो मजबूत दिख रही है एनडीए वहाँ 5 जगह पे। अब आते हैं हम जो चुनाव प्रचार चल रहा है, हाँ, तो किस नेता ने कितनी सभाएं की ये हम बता रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव चैंपियन साबित हुए हैं, अकेले माने विपक्ष का इंडी गठबंधन के पूरा प्रचार का अभियान उन्हीं के कंधे पर है। और वो अकेले ऐसे नेता हैं बिहार में जिन्होंने 100 से अधिक सभाएं की हैं, रोड शो किया है कुल मिला के। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, कमर में बहुत दर्द है, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, इसके बावजूद वो लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। तो ये बड़ी बात है, और चुनावी लाभ भी लेना चाह रहे हैं, कमर में दर्द का। हाँ, ये दिखला रहे हैं, सहानुभूति वोट भी उस बहाने मिल जाए। ममता बनर्जी ऐसा ही करके वहाँ लाभ ले लेती हैं पश्चिम बंगाल में,
और ख़ास करके चुनाव के समय ही उनको कुछ न कुछ हो जाता है, तो शायद वही उसी पैटर्न पर यहाँ भी वो कर रहे हों। और सबसे जो कम प्रचार में आए यहाँ वो कांग्रेस की ओर से है। जी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सिर्फ एक सभा हुई, खड़गे साहब की जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी 2 सभा हुई, यानी कुल्लम कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनकी कुल मिला के 3 सभाएं ये हुई। कहीं कांग्रेस ने राजद के सामने सरेंडर कर सरेंडर दिया कर दिया या सौंप दिया है। हाँ, मेरे प्रत्याशी को जिता दीजिए। सौंप दिया है तेजस्वी के हवाले बिहार को कि जो यहाँ करेंगे तेजस्वी करेंगे। टिकट बंटवारे में भी तेजस्वी की सलाह से ही कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए और अब फिर प्रचार भी उन्हीं के जिम्मे है, तेजस्वी के जिम्मे है। तो और पीएम मोदी की 7 सभाएं हो चुकी हैं, अमित शाह की 4 सभाएं आज लेकर के 5 सभाएं हो चुकी हैं, 5 से अधिक सभाएं कर में भी चुके हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ भी 2 सभा कर चुके हैं। जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी 5 सभाएं हो चुकी हैं बिहार में। बाकी बच्चे चिराग यादव उन्होंने भी 40 से अधिक सभाएं की हैं। अखिलेश सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी 40 के आसपास सभाएं की हैं। सम्राट चौधरी जरूर तेजस्वी यादव के करीब पहुंचते दिख रहे हैं, टक्कर देने में लगे हुए हैं, आक्रामक प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 85 से अधिक सभाएं और रोड शो की हैं। उसी तरह विजय सिन्हा हैं जो डिप्टी सीएम हैं और भाजपा के सीनियर लीडर हैं, वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियों के अन्य नेता भी अपने अपने तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये चुनावी स्थिति तो ये दिख रहा है कि प्रचार में एनडीए कितना आ गया और इसी का लाभ उसे चुनाव में भी मिलता दिख रहा है। जितना जिसका प्रचार होगा और उतना उसको फ़ायदा मिलेगा, ये तो सीधा सिद्धांत है। अब हम आते हैं अनंत सिंह पर। चुनाव प्रचार में बीच में उनको पैरोल मिल जाना और फिर सभी नेता का बयान। ये देखिए इस देश में लोकतंत्र कैसे चल रहा है। जिस लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं उसी लोकतंत्र की एक खासियत है कि चुनाव का समय है, 10 साल की सज़ा जिस नेता को हो चुकी है, वो अपनी सदस्यता खो चुका है, उसको ठीक चुनाव के बीच में पैरोल मिल जाता है और वो बाहर आकर के प्रचार में लग गए हैं। रोज़ कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, 2 दिनों से सभाएं कर रहे हैं और उनके पीछे पूरा हुजूम जा रहा है। और बाढ़ और मोकामा उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ कहा जाता है कि उनकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो जिधर चाहेंगे वो एक तरफा वोट होगा। तो ललन सिंह मुंगेर से प्रत्याशी हैं और ललन सिंह को जिताने के लिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनको ललन सिंह को जिताने के लिए, चुनाव में फ़ायदा दिलाने के लिए इनको पैरोल पर बाहर लाया गया है अनंत सिंह को। एक समय था कि अनंत सिंह और ललन सिंह में 36 का रिश्ता था, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर हमेशा बिल्कुल। मगर अब दोनों एक हो गए हैं। तो वो कभी लालू के साथ आते हैं अनंत सिंह, कभी नीतीश के साथ जाते हैं। और नीतीश कुमार ने आज एक सभा में भी कहा कि अनंत सिंह से तो हमारे खानदानी रिश्ते हैं। भंडारा की सभा में खुलेआम गिनाते रहे कि खानदानी रिश्ते हैं। उनके पिताजी हमारे पिताजी के साथी थे और इनसे हम लोगों का रिश्ता रहा है, बहुत बचपन का रिश्ता रहा है। तो रिश्ता टूटता और जुटता रहा है, ऐसा रिश्ता। जैसे लालू के साथ उनका रिश्ता है उसी तरह का रिश्ता अनंत सिंह के साथ भी है। अभी वो जदयू से ही पिछले उसमें चुनाव जीते थे वो, मगर उनकी सज़ा मिलने के कारण सदस्यता चली गई। तो फिर राजद से उनकी पत्नी नीलम देवी वो जीत करके आई, हालांकि वो फिर आ गई, जदयू के साथ आ गई। तो नीतीश कुमार को ऐसे ही लोग भाते हैं जो पाला बदलते रहते हैं। तो इसलिए और ये अनंत सिंह फैक्टर जो है ये निश्चित रूप से ललन सिंह को फ़ायदा पहुंचाएगा। और ललन सिंह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी मुंगेर में, क्योंकि उनके मतदाता उनसे नाखुश रहते हैं। उनके स्वभाव के कारण वो बहुत फ्रेंडली रिश्ता नहीं बना पाते हैं अपने वोटरों से, अपने कार्यकर्ताओं से भी। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी उनके पास जाने में सहमते हैं, उनसे बात करने में डरते हैं। तो ये हैवॉक एक बना रखा है ललन सिंह ने। तो इसलिए उनको ये मदद पहुंचाने के लिए लाया गया अनंत सिंह को कि अनंत सिंह के प्रभाव से कम 2 जगह 2 विधानसभा क्षेत्र में तो स्थिति सुधरेगी। और वो उस काम में लग गए हैं। अब इसमें जदयू राजद जो आलोचना कर रही है वो भी बहुत दबे जुबान से कर रही है
क्योंकि उसको लग रहा है कि कल हो सकता है कि फिर अनंत सिंह हमारे पास आ जाएं। और राजद के भी प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी है, उनके पास भी वही प्रत्याशी है ना। उनके पास भी वही हैं, तो इसलिए वहाँ देखिए अब होगा ये कि मुंगेर में जातीय ध्रुवीकरण हो जाएगा। हालांकि वहाँ इनकार कर रही है एनडीए इससे कि जातीय ध्रुवीकरण नहीं होगा, मगर अनंत सिंह का जो तेवर है और अशोक महतो या उनकी पत्नी का जो बैकग्राउंड है, तो उससे ये तय है कि वहाँ जातीय ध्रुवीकरण होगा, आगरा पिछड़ा की लड़ाई होगी। अब इसमें कौन बाजी मारता है ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, मगर ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव के समय वो किसी तरह से सरकार में रहें। तो सरकार में होने का यही सब फायदा है कि जैसे अनंत सिंह को बाहर ले आए, अपने नेताओं को जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल कीजिए। वैसे बूथ अपने हिसाब से अरेंज कर दिया, अपने अफसरों को मनचाहे जगह पर पोस्टिंग करा दिया, जेल से निकाल दिया, किसी को जेल के अंदर कर दिया। ये सब खेल खूब होता है। तो वो उसी खेल का सहारा नीतीश कुमार भी ले रहे हैं यहाँ ललन सिंह के कहने पर। तो इस चुनाव में कुल मिला के यही स्थिति है, मगर इसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि झारखंड में जो रुपए पकड़ाए हैं, 30 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि ईडी ने छापेमारी करके पकड़ा है मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ से। यानी मंत्री के जो कांग्रेस के मंत्री हैं, आलमगीर आलम विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं झारखंड में, कांग्रेस के लगातार मंत्री रहे हैं, अभी भी इस सरकार में भी मंत्री हैं, उनके पीए के नौकर के घर से। तो आप समझ लीजिए कि जब नौकर के घर से इतना बड़ा खजाना मिला तो मालिक के यहाँ कितना बड़ा खजाना छुपा होगा। अभी इससे पहले धीरज साहू का ही मामला, धीरज साहू झारखंड तो इस मामले में एकदम माने झड़ता है पैसा। वहाँ नेताओं के, जिस नेता के हाथ डालिएगा उसके यहाँ पैसा का खान नजर आएगा, रुपए बोरे में कस के रखे। ऐसे तो खान के लिए झारखंड जाना ही जाता है। तो सिर्फ वो खनिज संपदा ही नहीं, धन संपदा का भी खान है झारखंड। जो अफसर हैं वहाँ वो मालामाल हो जाते हैं। आप देखिए कितने अफसर अभी जेल में हैं, जांच चल रही है। नेता जो है वो मालामाल हो जाते हैं। देखिए मधु कोड़ा पर अभी तक केस चल रहा है, सजा भी हुई है, कितने में बेल पर है। निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन भी अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे और इस्तीफा दे करके जेल गए, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में गए, वो भी माल झाड़ने में लगे हुए थे। तो ऐसे इसीलिए उसका नाम झारखंड है, क्योंकि वहाँ सब लोग माल झाड़ने में लगे रहते हैं। तो ये पकड़े गए, तो उसको एनडीए ने लपक लिया। एनडीए को एक मौका मिल गया। अमित शाह आ जाए तो उन्होंने इसकी चर्चा कर दी उजियारपुर में सभा करते हुए कि देखिए ये इंडी गठबंधन इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है ताकि उसे लूट की खुली छूट मिल जाए, भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिल जाए, इसलिए वो एनडीए की सरकार को हटाना चाहते हैं। और ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का मतलब लूट तंत्र नहीं होता है। ये उनको कहने का मौका मिल गया, लगे हाथ दे दिया, ये इंडी नाले पे डाला, तो ये मौका देते हैं। अब इससे डिमोरलाइज हो गया पूरा जो इंडी गठबंधन है बिहार और झारखंड में। अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि इसका क्या जवाब दिया जाए, कैसे बचाव किया जाए। तो ये एक बड़ा है और इसमें ये नेता ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल गया। तो ये स्थिति है और इसी फ्लैंक पर चुनाव को वो ले जाना चाहती है भाजपा या एनडीए कि ये जो चुनाव है वो ईमानदार बनाम बेईमान के बीच का संघर्ष के रूप में वो इसको दिखाना चाहती है। और इंडी गठबंधन के नेता ऐसा मौका उसको उपलब्ध करा दे रहे हैं। बात बिहार के भी करेंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव सिवान में भी थे, तीसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले हिना साहब पर बहुत कम बोले और कहे कि सिर्फ ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है। क्या सिवान क्या संदेश दे रहा है? नहीं, वो हिना साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया, मगर चर्चा इसी बहाने की कि ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। तो चुनाव तो व्यक्ति ही लड़ता है। तो उनका इशारा था कि निर्दलीय को आप तवज्जो मत दीजिए। अपने समर्थकों को उनका ये संदेश था कि निर्दलीय उम्मीदवार यानी हिना साहब को तवज्जो मत दीजिए और जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए काम कीजिए, उनको वोट दीजिए। अब वहाँ से बहुत उनके लिए बुरी खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस के राजद के एक जो विधायक हैं
उनके पुत्र हिना साहब के साथ हरिशंकर घूम यादव। रहे हैं, हरिशंकर यादव पूर्व के सांसद अजय सिंह के भाई भी साथ में घूम रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं जो कभी राजद के बहुत मजबूत सिपाही हुआ करते थे या सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो हिना साहब के साथ घूम रहे हैं। और हिना साहब ने भी वहाँ नया अवतार धारण कर लिया है। अब चुंदरी ओढ़ के नामांकन करने पहुंच गए। बिल्कुल हिंदू रूप में वो चुनाव प्रचार कर रही हैं वहाँ, ताकि हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, जोड़ सकें। और जो एक भय का माहौल है वहाँ, उस भय को वो ख़त्म कर सकें। ये उनकी एक रणनीतिक चाल है जो बहुत सोच समझ करके बनाई हुई रणनीति है। मगर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो जब वहाँ रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आपको नहीं लगता एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो कमजोर पड़ जा रहे हैं हिना साहब या अवध बिहारी चौधरी के सामने? नहीं, हिना साहब देखिए एक फैक्टर तो वहाँ बन गई है। और इसमें हुआ ये है कि जो भाजपा के नाराज़ लोग हैं, जो जदयू के नाराज़ लोग हैं, और जो इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं, राजद के जो नाराज़ लोग हैं, वो सब हिना साहब के साथ खड़े हो गए हैं। तो इसलिए हिना साहब वहाँ एक मजबूत फैक्टर बन गई हैं। और ये जो स्थिति वहाँ बनी है वो जदयू में भी बहुत नाराज़गी है कैंडिडेट को लेके, क्योंकि रमेश सिंह कुशवाहा जिनकी पत्नी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो एक समय में माले के बहुत सक्रिय कैडर थे, वहाँ मजबूत सिपाही थे। और उन पर हत्या के दर्जनों केस अभी चल रहे हैं। और लोगों को वो पच नहीं रहे हैं कि भाई जो आदमी कल तक 6 इंच छोटा करता था लोगों को, वो आज हमारा सांसद बनेगा। तो इसके चलते, और वो हाल ही में आए हैं जदयू में, तो इसलिए जदयू में विद्रोह है कि भाई पार्टी में आपको कार्यकर्ता नहीं मिला कि बाहर से आए हुए, और वो भी ऐसे नक्सली को आपने दे दिया टिकट। तो ये उनका घाव हरा हो गया है। और इसलिए बहुत अच्छी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय बैठ गए हैं या कुछ हिना साहब के साथ हो गए हैं। भाजपा में भी वही स्थिति है। भाजपा को ये तकलीफ़ है कार्यकर्ताओं को कि ये सीट हमारी सीट है, क्यों उसको दे दी जा रही है जदयू को। तो वो भी कुछ निष्क्रिय हो गए, कुछ हिना साहब के साथ हो गए। तो और राजद तो पिछड़ ही गई है, राजद का तो वहाँ कोई जिक्र ही नहीं। हालांकि तेजस्वी आज गए हैं तो हो सकता है कि कुछ स्थिति में सुधार हो। जो भूले बिछड़े लोग हैं, नाराज़ लोग हैं, उनको वो मनाने की कोशिश उन्होंने की होगी। तो अब इसका कितना असर पड़ता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल। तो हिना साहब का माहौल क्या है सिवान में ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तीसरे चरण के लिए मतदान होना है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से एनडीए मुखर रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर काम करने वाला है तीसरे चरण में। खास करके जब पैरोल पर एक तरफ अनंत सिंह भी बाहर आए हैं, इस पर भी कितना कुछ असर होगा राजनीति में, कितना कुछ असर या नुकसान महागठबंधन को एनडीए को होगा, देखने वाली सब बात होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।